ख़वातीन व हज़रात, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हैं या थीसिस बनाना चाह रहे हैं या डिसर्टेशन बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे जो अहम चीज़ होती है वो है कि रिसर्च टॉपिक क्या होना चाहिए और उसका टाइटल कैसे फ्रेम करना चाहिए। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, पाकिस्तान से पीएचडी करना आसान है या मुश्किल है। इसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, आप ज़रा उस वीडियो को भी ज़रा देख लें, क्योंकि वो वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव थी और उस वीडियो से कई लोगों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया और उसमें हज़ारों व्यूज़ अब तक आ चुके हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और जब आप वो वीडियो देख लें तो इस वीडियो को देखने का ज़्यादा आपको उसका असर होगा। बट एनीवे, इट्स अप टू यू। जो रिसर्च का टॉपिक होता है या टाइटल ऑफ योर रिसर्च वर्क होता है, ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होता है। मैं चूँकि 42 साल से मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में काम करता रहा हूँ, तो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बेस पे आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस देना चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे। इस टाइटल को बनाने में क्या-क्या चीज़ें दरकार होती हैं और किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, मैं बाकायदा एग्ज़ाम्पल के साथ आपको इस वीडियो में आगे जाके बताऊँगा। जो गुड टाइटल होता है या अच्छा टाइटल किसी भी रिसर्च वर्क का होता है, चाहे वो रिसर्च वर्क आपकी पब्लिकेशन है या थीसिस है या डिसर्टेशन है, तो उस टाइटल की बड़ी सिग्निफिकेंस होती है। यानी ऐसा है कि जब आपका वो वर्क पब्लिश हो जाता है, तो अगर टाइटल अच्छा है या टाइटल टू द पॉइंट है या फ़ोकस्ड है, तो आपका जो एच इंडेक्स है, जिसे हम साइटेशन इंडेक्स भी कहते हैं, वो काफ़ी अच्छा आने लगता है। तो पहली जो चीज़ें हैं वो हम बुनियादी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये जो मैंने 2 अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, थीसिस और डिसर्टेशन, उसमें क्या फ़र्क है? तो कोई फ़र्क नहीं है। ये सिर्फ़ यूएसए और यूरोप के जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसका डिफ़रेंस है। जब आप अमेरिका में हैं तो एमएस थीसिस को या एमएस के रिसर्च वर्क को हम थीसिस कहते हैं और पीएचडी के रिसर्च वर्क को हम डिसर्टेशन कहते हैं। और अगर आप यूरोप में हैं और ख़ास तौर पे यूके में, तो वहाँ पर जो एमएस का रिसर्च वर्क होता है उसे डिसर्टेशन कहा जाता है और पीएचडी का जो रिसर्च वर्क होता है उसे थीसिस कहा जाता है। तो ये एक नाम का डिफरेंस है। तो नेवरदलेस दोनों एक ही चीज़ें हैं। थ्रू आउट दिस वीडियो मैं जो वर्ड यूज़ करूँगा वो थीसिस होगा। तो ये तो डिफरेंस हो गया। अब रिसर्च टॉपिक, ज़ाहिर है रिसर्च टॉपिक तो आप वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपकी कुछ एक्सपर्टीज़ हो या आपकी नॉलेज हो और आप इसमें आप कुछ फ़र्दर चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो टॉपिक तो वो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे या जिस डिपार्टमेंट से आप बिलॉन्ग करते हैं या जिस प्रोग्राम से आप बिलॉन्ग करते हैं, उसी से रिलेटेड ज़ाहिर है टॉपिक होगा आपका। लेकिन यहाँ जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप टॉपिक सर्च कर लें, सेलेक्ट कर लें, उसके बाद उसका टाइटल कैसे बनाया जाए, ठीक है? टाइटल बनाना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ताकि वो उस टाइटल के अंदर जो भी आपका जो रिसर्चर, दूसरे रिसर्चर हैं जो उसको देखना चाहते हैं, तो टाइटल से ही पता चल जाए कि इस पूरे थीसिस में क्या है आगे जाके। अब मैं उसको समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल लाइफ़ की एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी फ़िल्म का पोस्टर देखते हैं, ठीक है? तो उस पोस्टर में और उस फ़िल्म के नाम से आपको कुछ तो अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर क्या होगा और उसके बाद जब आप उसका ट्रेलर देखते हैं, वो अगरचे 2 या 3 मिनट का होता है, तो पूरी फ़िल्म को बता देता है कि उस पूरी 3 घंटे की फ़िल्म में क्या होगा। तो इसी एनालॉजी को अब यहाँ अप्लाई करें, तो मैं कहूँगा जो पोस्टर है, जो फ़िल्म का पोस्टर जिसकी मैंने बात की, वो इक्विवेलेंट टू है टाइटल, ठीक है? और जो मैंने ट्रेलर की बात की, वो इक्विवेलेंट है एब्स्ट्रैक्ट के। तो आप ये देखें कि टाइटल जो है देख के, जो कि फ़ोकस टाइटल होना चाहिए, नॉट जर्नल, फ़ोकस होना चाहिए। तो उससे अंदाज़ा होता है किसी भी रीडर को कि इस टॉपिक के अंदर आगे जाके क्या चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है? और उसी तरह फिर वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो कैसे एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाए, इसकी मैं एक अगली वीडियो आपको बना के दूँगा। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो मोटिव है कि टॉपिक और उसके बाद टाइटल कैसे बनाया जाए। मैंने अक्सर देखा है, मैं जब
एमएस और पीएचडी के केसेस देखता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में भी और दूसरी जगहों पे भी, तो टाइटल अनफॉर्चुनेटली पता नहीं इनको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता। टाइटल की बड़ी सिग्निफिकेंस है। टाइटल बड़ा फोकस्ड होना चाहिए, जर्नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी मैं कई एग्जांपल आपको देख सकता हूँ, लेकिन आखिरी में जाके जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको बड़ा वाज़ेह क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो बेसिक रिक्वायरमेंट टाइटल की हैं वो ये है कि टाइटल शुड बी क्लियर एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल, यानी वो क्लियर हो और आसानी से समझ में आने वाला हो। अवॉइड जार्गन्स और यूजिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग बड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ करते हैं और शायद उनके ख्याल में ये है कि जितना वो मुश्किल टाइटल बनाएंगे उतना उसका रिसर्च वर्क सिग्निफिकेंट होगा या उतनी उसकी पजीराई की जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। इट्स अ वाइस वर्सा। तो टाइटल जो है बहुत सिंपल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, जर्नल नहीं होना चाहिए। यानी टॉपिक इस तरह का ना हो या टाइटल इस तरह का ना हो कि जैसे आप किसी बुक का टाइटल होता है या किसी बुक में किसी चैप्टर का टाइटल होता है। इधर टाइटल से मुराद ये है कि उस टाइटल के अंदर आपने बताना है कि आपका जो फोकस एरिया है उस रिसर्च का वो क्या है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो टाइटल की जो लेंथ है दैट शुड बी टिपिकली इन बिटवीन 10 to 15 वर्ड्स, और मैक्सिमम आप जाना चाहें तो 18 वर्ड्स। इससे ज़्यादा टाइटल की लेंथ को पसंद नहीं किया जाता, ये भी आप जहन नशीन कर लें। टाइटल जर्नल नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा। इट शुड नॉट लुक लाइक अ बुक और बुक टाइटल और अ चैप्टर टाइटल, ठीक है। और इसकी इम्पोर्टेंस तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि द टाइटल शुड क्लियरली रिफ्लेक्ट द स्कोप एंड द पर्पस ऑफ योर रिसर्च, ठीक है। जब आपके काम पब्लिश हो जाते हैं तो उसके बाद जब दूसरे ऑथर या दूसरे रिसर्चर अपने रिलेवेंट टॉपिक से के हिसाब से आपके पेपर को सर्च करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि टाइटल चूँकि एम्बिग्यूअस होता है या टाइटल क्लियर नहीं होता या हमें इसमें नज़र नहीं आता कोई फोकस है, तो फिर वो पेपर, रिसर्च पेपर, वो लोग स्किप कर देते हैं। तो आपका तो नुकसान हुआ ना। आपका जो एच इंडेक्स जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं वो आप सिर्फ अपने टाइटल की बुनियाद पर लूज़ कर लेते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है। लेकिन अदर देन दैट रिसर्च वर्क के अंदर हमेशा सिंप्लिसिटी जो होती है, या हमेशा आप सेप का प्रिंसिपल अप्लाई करें, सिंपल एज पॉसिबल, तो वो ज़्यादा अपील करता है और एक ब्रॉड रेंज ऑफ पीपल उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब जो सारी की सारी जो रिसर्च है ये 5 डिफरेंट डोमेन्स में आप उसको प्लेस कर सकते हैं। तो वो 5 डिफरेंट डोमेन्स के अभी मैं नाम बताता हूँ, फिर उसकी डिटेल में आगे जाके बताता हूँ। अब 5 डोमेन्स ये हैं। एक तो है कि आपकी जो रिसर्च है उसका जो स्टार्ट है वो डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट क्या होता है दैट आई विल लेट यू नो। सेकंड होता है या पर्पस बेस्ड स्टार्ट, ठीक है। पर्पस बेस्ड स्टार्ट क्या होता है दैट आई विल ऑल्सो लेट यू नो। थर्ड कैटेगरी होती है कंपैरेटिव और कॉन्ट्रास्ट स्टार्ट। फोर्थ है रिसर्च मेथडोलॉजी फोकस, ठीक है। और फिफ्थ कैटेगरी है क्वेश्चन बेस्ड स्टार्ट। अब ये जो 5 कैटेगरीज हैं, आप पहले तो ये देखेंगे कि आप अपने रिसर्च, इन 5 कैटेगरीज में आपका रिसर्च पेपर किस कैटेगरी में लाई होता है, और जिस कैटेगरी में वो लाई होता है उसके फिर आपको कुछ कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं ताकि पता चले कि ये टाइटल में जो आपने बताया है आगे जाके उसमें कि आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम उन 5 कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। सर्टेनली आपका जो रिसर्च वर्क है इन 5 में से किसी एक कैटेगरी में ज़रूर फॉल हो रहा होगा। तो अपने टॉपिक के हिसाब से वो कैटेगरीज आप सेलेक्ट कर लें। अब जैसे पहली कैटेगरी है डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट में जो आपको बताना है मेथड या सब्जेक्ट, तो उसमें आपने कुछ कीवर्ड्स यूज़ करने हैं उसके टॉपिक में। मिसाल के तौर पर आप ये लिख सकते हैं एनालिसिस ऑफ डॉट डॉट डॉट, या फॉर एग्ज़ाम्पल एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से एन इन्वेस्टिगेशन इनटू डॉट डॉट डॉट, या है एवेल्यूएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ डॉट डॉट डॉट, या फिर ये भी हो सकता है एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ डॉट डॉट डॉट, या ये भी हो सकता है
assessing the relationship between डॉट डॉट डॉट। सो देखिए ये कीवर्ड जो है ना, ये फिर जो आपके रिसर्च वर्क को देखने वाले हैं उसको इन कीवर्ड से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आगे आपने क्या चीज़ें बताई हुई होंगी। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड कैटेगरी पर्पस बेस्ड स्टार्ट की है। अब पर्पस बेस्ड स्टार्ट में भी कुछ कीवर्ड्स आपको मेंशन करने हैं, और इस कैटेगरी में वो रिसर्च वर्क है जिसके अंदर आपने कुछ एम्स टारगेट किए हुए हैं जिसको अचीव कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो अब उसके जो कीवर्ड्स हैं वो किस तरह से यूज़ होंगे। मिसाल के तौर पर अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स डॉट डॉट डॉट, या है एग्जामिनिंग हाउ डॉट डॉट डॉट, या है डिटरमाइनिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ डॉट डॉट डॉट, या है आइडेंटिफाइंग इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डॉट डॉट डॉट। अब ये जो डॉट 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 है इसकी जगह क्या आएगा, वो एक्चुअली आपका टॉपिक होगा, लेकिन वो भी कंसाइज होना चाहिए। और मैं पहले बता चुका हूँ कि ये 10 to 15 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड ना करे, और कोई एम्बिग्यूअस वर्ड यूज़ ना करें, और उसके अंदर बड़ी क्लियरिटी हो। ठीक है, थर्ड कैटेगरी जो है वो है कंपैरेटिव और कॉन्ट्रास्ट स्टार्ट। यानी आप अपने रिसर्च वर्क को किसी और के रिसर्च वर्क से कंपेयर करना चाहते हैं या कॉन्ट्रास्ट करना चाहते हैं, तो सर्टेनली आपका जो एल्गोरिदम है या आपकी जो अप्रोच है वो उससे डिफरेंट होगी। और फाइनली जब इस तरह का काम होता है तो आखिर में जाके कंपैरिजन भी किया जाता है कि आपका रिसर्च वर्क क्यों सुपीरियर है दूसरे के रिसर्च वर्क से। ठीक है, तो उसके अंदर जो कीवर्ड्स आप यूज़ करेंगे उसके टाइटल में, वो मिसाल के तौर पर ये हो सकते हैं अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डॉट डॉट डॉट, या ये भी हो सकता है कंट्रास्टिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, या ये भी हो सकता है डिफरेंसेस बिटवीन डॉट डॉट डॉट, या ये भी हो सकता है कंपेयरिंग द एफिशिएंसी ऑफ डॉट डॉट डॉट। तो आई थिंक कि आप इसका जो मतलब है वो समझ गए होंगे। लेट अस सी द फोर्थ कैटेगरी। जो फोर्थ कैटेगरी है वो है रिसर्च मेथडोलॉजी फोकस। ठीक है, यानी आपने कोई स्पेसिफिक मेथड यूज़ किया है या कोई आप एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यूज़ करना चाहते हैं, तो ये तो आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है ना। तो उसका टाइटल जो है वो कैसे शुरू होना चाहिए, जिसके अंदर क्या कीवर्ड्स होने चाहिए। वो है मिसाल के तौर पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डॉट डॉट डॉट, या फिर है क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ डॉट डॉट डॉट, या ये भी आप लिख सकते हैं यूजिंग मशीन लर्निंग टू डॉट डॉट डॉट, या इसके बाद ये भी हो सकता है अ केस स्टडी ऑफ डॉट डॉट डॉट, या फिर ये भी हो सकता है अ नोवेल मेथड डॉट डॉट डॉट, या ये भी हो सकता है अ नोवेल अप्रोच डॉट डॉट डॉट। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में आपका रिसर्च वर्क है तो फिर आप यहाँ से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। पांचवा जो है वो है क्वेश्चन बेस्ड स्टार्ट। अब ये कम यूज़ होता है, लेकिन अगेन देर आर थीसिस और वेयर वी यूज़ दीज कीवर्ड्स। अब यहाँ पर जो है वो एक्चुअली रिसर्च क्वेरी आप करते हैं अपने रिसर्च वर्क के थ्रू, एक क्वेरी जनरेट करते हैं ताकि बाद वाले लोग आपकी इस क्वेरी पे फर्दर रिसर्च कर सकें। ये भी एक तरीका होता है रिसर्च करने का। तो उसमें फिर जैसे जो कीवर्ड्स हैं जिसका स्टार्ट है वो कुछ इस तरह का होता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डॉट डॉट डॉट, आगे क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, या फिर ये हो सकता है हाउ डज, और कोई वेरिएबल आपने डिफाइन किया है कि हाउ डज दैट वेरिएबल अफेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब इसकी जो मिसाल है वो ये दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं हाउ डज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 12। ये एक बड़ा वैलिड टाइटल है। ठीक है, तो इस तरह के आप अपने टाइटल को फ्रेम कर सकते हैं। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब जो अगली स्लाइड्स है उसमें मैं बहुत सारी एग्जांपल आपको देता हूँ, तो इससे आपको और फर्दर आसानी होगी अपने रिसर्च वर्क को टाइटल देने में। तो आइए नाजरीन, कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल है एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस इन कॉलेज स्टूडेंट्स। दूसरी एग्जांपल है एनालिसिस ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन अर्बन प्लानिंग। Another topic is evaluating the effectiveness of AI in predictive healthcare system। इसके बाद ये हो सकता है
अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज़। आप एजुकेशन में अगर कोई लिख रहे हैं, कोई अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो उसका टाइटल हो सकता है इवेल्युएटिंग द रोल ऑफ। अब उसमें आपने कोई लर्निंग मेथड आपने कोई बनाया है, मिसाल के तौर पर ABC इसका नाम मैं दे देता हूँ, तो आप ये कह सकते हैं कि इवेल्युएटिंग द रोल ऑफ ABC लर्निंग ऑन मैथमेटिक प्रोफिशिएंसी इन प्राइमरी स्कूल्स। अगर आप हेल्थ केयर में हैं या उससे रिलेटेड कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो आपका टाइटल हो सकता है द इफ़ेक्ट ऑफ माइंडफुलनेस थेरेपी ऑन एंग्जाइटी लेवल्स इन कॉलेज स्टूडेंट्स। अगर आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका टाइटल हो सकता है असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज़ ऑन कोस्टल इकोसिस्टम्स। अगर आप कोई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो इसका टाइटल हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर प्रेडिक्टिंग पेशेंट आउटकम्स थ्रू मशीन लर्निंग टूल्स या थ्रू मशीन लर्निंग मॉडल्स, जो भी आपके साथ एप्लीकेबल है। तो इस तरह से बहुत सारे टाइटल मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज़ इन साउथ एशिया। ठीक है? तो ये सारे एग्जांपल्स में आप देखें कि आपके टाइटल में ही बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आपका रिसर्च वर्क किस तरह का होगा और एट द एंड ऑफ द रिसर्च आप किस तरह का रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है? तो मेरा ख़्याल है कि ये एक आपके लिए बड़ी अच्छी रहनुमाई है इस वीडियो में। इसको आप ज़रूर शेयर करें बाकी लोगों के साथ, वो लोग जो कि रिसर्च शुरू करने वाले हैं या थोड़ा-सा रिसर्च वर्क शुरू कर चुके हैं। तो टाइटल हमेशा जो है ना, वो जो मैंने बताया, I think it will be very very helpful. It will be very very helpful to you. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे बहुत सारे सुपरवाइज़र्स और बहुत सारे जो लोग होते हैं जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये फैक्टर मुझे मिसिंग नज़र आता है। और जब आपका जो, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आपका ये जो टाइटल है, जब पब्लिश होता है, आपकी रिसर्च वर्क पब्लिश होता है और उस वक्त दूसरे स्कॉलर्स, दुनिया भर के स्कॉलर सर्च करते हैं, तो अगर आपका टाइटल अपील नहीं करता, तो वो स्किप कर जाता है। तो इसीलिए जो साइटेशन होती है हम जैसे कंट्रीज़ में लोगों की और स्कॉलर्स की, वो कम होती है। और साइटेशन इंडेक्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इट इज़ एच इंडेक्स एक्चुअली। तो आप देखेंगे कि टाइटल आपके वर्क का अच्छा होगा, तो इसका बहुत अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बहुत सारी वीडियोस मैंने पीएचडी से रिलेटेड टॉपिक्स पे बनाई है, तो मैं अपने एंड स्क्रीन पे वो सारी वीडियोस के नाम दे देता हूँ। आप जिसको चाहें जब भी देखें। थैंक यू वेरी मच।